Hello everyone, welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा. सो लेट्स बिगिन द क्लास. टेस्ट नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं. द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, पोर्टर सीन प्रोवाइड करता है. अगर बात करें पोर्टर सीन की, पोर्टर सीन इज यूज टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस टू लाइटन द एटमोसफियर आफ्टर द घोस्टली सीन ऑफ डंकन्स मर्डर. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर इज मैकबेथ्स कैस्टल लोकेटेड. प्ले मैकबेथ में मैकबेथ का कैस्टल कहाँ पर लोकेटेड होता है? मैकबेथ्स कैस्टल वॉज अ कैस्टल ऑफ इन्वर्नेस where Duncan's murder takes place. Question number 3 is who plans to kill Banquo and his son. Banquo और उसके सन को किल करने का प्लान कौन बनाता है? इसका राइट आंसर होगा मैकबेथ. फ्रेंड्स, मैकबेथ प्लान्स टू किल Banquo and his son because of the witch's prophecy of Banquo's son to be kings. Question number 4 is why is Banquo killed? Banquo killed क्यों होता है? Right answer होगा because he is aware of the witch's prophecy. Question number 5 is with the death of Macbeth, इसका राइट आंसर होगा moral order is restored. With the death of the Macbeth, moral order is restored and the rule of the tyranny comes to an end. Question number 6 is sweets are the uses of adversity. These lines have been spoken by. ये lines किसके द्वारा बोली गई हैं? इसका राइट आंसर होगा ड्यूक सीनियर. Question number 7 is where is Duke Senior staying after being deposed of his kingdom. Duke Senior कहाँ पर स्टे करते हैं किंगडम डिपोज होने के बाद? इसका राइट आंसर होगा इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन. क्वेश्चन नंबर 8 इज रोजलिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर नेम द सीरियस फादर. रोजलिंड डॉटर होती है ड्यूक सीनियर की. सो सीरियल के फादर का नाम क्या था? राइट आंसर होगा फ्रेडरिक. नंबर 9 इज इन द प्ले एज यू लाइक इट जोक इज. प्ले एज यू लाइक इट में जोक्स होता है इसमें एक साइनिक. क्वेश्चन नंबर 10 इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी. दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय. अंडर ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, ये सॉन्ग किसके द्वारा संग किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमियंस. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क शी शेयर टू हर ब्रदर. इस सेंटेंस की करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी. का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ वॉक. आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ ग्रोवल. इनमें से ग्रोवल का सिनोनियम होगा. ग्रोवल का सिनोनियम होता है कावर. क्वेश्चन नंबर 14 इज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कॉट इज. का सिनोनियम होगा इनमें से साइट. क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द फ्रेंजी. इनमें से कौन सा फ्रेंजी का सिनोनियम नहीं होगा? हम बात करें फ्रेंजी की, फ्रेंजी का मीनिंग होता है अ वायलेंट एजिटेशन ऑफ द माइंड अप्रोचिंग madness. While the use of clever but dishonest behavior in order to trick people is not a synonym of frenzy. Question number 1 is where was Hamlet when he received the news of his father's death. लंदन में, इंडिया में, जर्मनी में या इटली में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एवरीवन राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज. इसका राइट आंसर होगा जर्मनी. Hamlet was in Germany when he received the news of his father's death, and Hamlet was written between 1599 and 1601.
and it was published in 1603, but its fuller version was published in 1604 and 5. और हैमलेट को शेक्सपियर्स का लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है विद 30,557 वर्ड्स. Shakespeare is telling the story of Prince Hamlet derived from several sources from books 3rd and 4th. और इस प्ले की सेटिंग हुई है मसीना में and revolve around two romantic pairings that emerge when a group of soldiers arrive in the town. Question number 5 is which of the following Shakespeare's play is in 3 parts? शेक्सपियर्स का कौन सा प्ले 3 पार्ट्स में आता है? हेनरी फोर्थ, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकंड या हेनरी सिक्स्थ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हेनरी सिक्स्थ. द प्ले हेनरी सिक्स्थ हैज़ 3 पार्ट. This play is written by William Shakespeare. Henry VI Part 1, Henry VI Part 2 and Henry VI Part 3. And this play belongs to history play. ये किस प्ले की कैटेगरी में आता है? ये आता है हिस्ट्री प्ले की कैटेगरी में. हेनरी सिक्स्थ एक सीरीज़ है 3 हिस्ट्री प्लेज की, विलियम शेक्सपियर के द्वारा राइट की गई और ये सेट हुआ था ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी सिक्स्थ ऑफ इंग्लैंड. हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 एंड हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3. इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट में है 1798, 1865, 1924, 1948 एंड लिस्ट सेकंड इज द ग्रेट एडिशन. सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स. अगर बात करें 1798 की तो 1798 में पब्लिश हुआ था प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स. एंड बी इज 1865. 1865 जाएगा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम पर, मीन्स थर्ड पर. 1924 में आएगा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड 1948 में आएगा द ग्रेट ट्रेडिशन. सो इसका करेक्ट मैच होगा ए विद 4, बी विद 3, सी विद 2 एंड डी विद 1. Question number 7 is let nature be your teacher occurs in which of the following poems? Let nature be your teacher ये लाइन किस पोएम में अकर होती हैं? द टेबल टर्न, द एक्सकर्सन, द प्रेल्यूड या सोलिटरी रिपर? इसका राइट आंसर क्या होगा? द लाइन लेट नेचर बी योर टीचर इज टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, द टेबल टर्न, दैट इज पब्लिश्ड इन 1798 in the collection of lyrical ballad. In this line, the speaker is telling his friend that nature has more ability to teach than books and that is why he should go outside rather than seek refuge in dry pages. Wordsworth ode on intimations of immortality hold the view that Wordsworth का ode on इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी में व्यू हैं सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट, चाइल्डहुड इज इमोर्टल, सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड, या व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी डोंट फॉरगेट आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ हेवन? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड. विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी होल्ड करता है व्यू दैट सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड और ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी इन द कलेक्शन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 जो एक्सप्रेस करती है थॉट ऑफ नैरेटर एज व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही सा द होल वर्ल्ड शाइनिंग विद हेवनली ब्यूटी एंड वंडर्स. वेयर दैट ब्यूटी हैज गॉन नाउ ही इज an adult. Next question is which of the following critics
considers a poet as a man speaking to a man? विलियम वर्ड्सवर्थ, सर फिलिप सिडनी, टी.एस. इलियट या मैथ्यू आर्नोल्ड? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर अ पोइट एज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन। ही रोट दीज वर्ड्स इन द प्रीफेस to the second edition 1800 of the lyrical ballads. The preface is often considered a manifesto of the romantic movement in English literature. Next question is, in which of the following poems occurs the phrase "the still sad music of humanity" or "intimations of immortality"? Michael, a pastoral poem, "The Solitary Reaper" या "Tinton Abbey"? इसका राइट आंसर क्या होगा? The still sad music of humanity has been derived from the famous dramatic lyric Tinton Abbey, that is composed by nature poet William Wordsworth, and the full title of the poem is Lines Composed a Few Miles Above Tinton Abbey. On revisiting the banks of the Wye during a tour, July 13, 1798, the poem is written in decasyllabic blank verse and comprises verse paragraphs. This poem opens with the speaker's declaration that 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear. Question 11 is the correct spelling is, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग एनक्रिप्ट की होगी ENCRYPT, ENCRIPT, ENKRIPT या ENCKRIPT? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ENCRYPT, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। एनक्रिप्ट का मीन्स होता है टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन बाय पुटिंग इट और राइट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड, स्पेशली टू प्रिवेंट सर्टेन पीपल फ्रॉम बीइंग एबल टू यूज इट। या हम कह सकते हैं एनक्रिप्ट होता है टू चेंज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स इनटू अ सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड जैसे सिस्टम ऑफ लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स दैट पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड और यूज ऑन नॉर्मल इक्विपमेंट। इन वर्ड्स में से किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है? कॉम्प्रीहेंसिबल, कंटेम्प्टिबल, कॉर्पोरल या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर बात करें कॉम्प्रीहेंसिबल की स्पेलिंग होती है COMPREHENSIBLE। इसमें यहाँ पर ए है जो कि रोंग है। नेक्स्ट इज कंटेम्प्टिबल की स्पेलिंग होती है CONTEMPTIBLE, जो कि करेक्ट है। कॉर्पोरल की स्पेलिंग होती है CORPOREAL। इसमें क्या है? ए, जो कि रॉन्ग है। सो उसका राइट आंसर होगा बी। फ्रेंड्स, कंटेम्प्टिबल होता है नॉट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट एट ऑल। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग है DIFERERNTIAL, DIFFERENSIAL, DIFFERENCIAL, DIFFERENTIAL। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग होती है DIFFERENTIAL, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सो ऑप्शन डी इज राइट।